हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है सीबीएसई के द्वारा क्लास 10 के लिए। तो साइंस का आपका पूरा कंबाइन रहेगा। तो लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग इस पूरा कंप्लीट करेंगे इसमें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको बूस्ट करेगा मार्क्स को, जो आपका 80 to 85% जो आपका सिलेबस होगा वो इसी के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि इसके साथ आपको डिस्कशन भी करेंगे, उसके पीछे रीज़न बताएंगे कि क्यों ये जो आपका दिया गया है वो क्या इसके पीछे रीज़न है और कौन सा चैप्टर और क्या एक्सप्लेनेशन है इसके पीछे, वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज देखते हैं स्लाइड को हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एक पहला क्वेश्चन ये रहेगा, सेकंड ये क्वेश्चन है, उसके बाद थर्ड ये क्वेश्चन, फोर्थ एक न्यूमेरिकल है जो फिजिक्स का है, उसके बाद क्रोमोसोम बायोलॉजी का टॉपिक है, उसके बाद एक फिजिक्स का जो मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का एक इमेज को देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर व्हेन डू वी से दैट द पावर कंज्यूम। हम लोग इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन को देखेंगे। एक पावर होता है जो वर्क डन के बेसिस पे होता है, जो रेट ऑफ वर्क डन होता है वो पावर, ठीक है, वो भी पावर होता है। इस केस में भी पावर ही देखेंगे, बट इस केस में इलेक्ट्रिक एनर्जी का बेसिस पे देखेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन को वो मूव करवा पा रहा है और किसी चीज़ को वो कर पा रहा है एक गिवन टाइम में, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या है देखिए, एन इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर कंज्यूम और कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिसिटी। मतलब उसके पास किस रेट से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, मतलब उसके पास एक ऐसा एबिलिटी है जो एनर्जी वो प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करके वो जो गिवन टास्क है उसको वो कंप्लीट करेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग फैन को ऑन करते हैं, तो फैन को ऑन करते तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक उसमें करंट जाता है, करंट जाने के बाद उसके पास एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, तब तो वो फैन को घुमा पाता है, तो वो उसका पावर है। तो एक गिवन टाइम में जो उसके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको कितना ट्रांसफर कर पा रहा है, कितना कंज्यूम कर पा रहा है, वो उसका होता है इलेक्ट्रिक पावर। तो उसका फार्मूला क्या दिया हुआ, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो पावर इक्वल टू होता है वो V इंटू आई होता है। V क्या है आपका, V आपका वोल्टेज है और I आपका करंट है, तो P बराबर V इंटू आई। इसी का बेसिस पे इसका और एक फार्मूला निकलता है P, बहुत सारे इससे आप ड्राइव कर सकते हैं, जैसे V स्क्वायर बाई आर, क्या निकलता है V स्क्वायर। ये V स्क्वायर बाई आर कैसे आ रहा है, तो हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो इसी का V के जगह पर आई इंटू आर लिखिएगा तो आपको वो भी मिल जाएगा। फिर इसको देखिए और एक तो फॉर्मूला यहाँ से जनरेट होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। देखिए ये क्या हो गया, V बराबर आई इंटू आर हो गया। तो हम लोग अगर P इक्वल टू V के जगह पर हम लोग क्या देंगे, आई इंटू आर, तो आई इंटू आर, और पहले से एक आर है आपके सामने, तो ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर इंटू आर, ये भी एक फार्मूला हो गया। फिर एक तरीके से जो हम लिखे इसको क्या, V स्क्वायर बाय आर, तो V स्क्वायर बाय आर कैसे लिख सकते हैं, देखिए आई को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आई इक्वल टू V बाई आर लिख सकते हैं, ठीक है, तो V बाई आर लिख सकते हैं। तो इसी आई के जगह पर मान लीजिए अगर P इक्वल टू और V को जैसा का तैसा एज इट इज उतार देंगे और इसके बाद आई बाई V बाई आर लिखेंगे, तो V इंटू V क्या हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय आर। ये भी एक मैथमेटिकल, सारा न्यूमेरिकल में यूज़ होता है आपका। देखिएगा आपका क्वेश्चन पूछेगा न्यूमेरिकल में, तो आप ये सब मतलब टर्म्स का यूज़ करके वो क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। जो किस बेसिस पे रहेगा, वो इलेक्ट्रिक सर्किट के बेसिस पे रहेगा और पावर के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, P इक्वल टू V इंटू आई, जहाँ P क्या है, वेयर P इज ए पावर एंड V इज वोल्टेज एंड आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो उसी तरह 3 एक्सप्रेशन मिला, एक ये एक्सप्रेशन मिला, एक आपका ये V स्क्वायर बाई आर मिला, और एक गिवन तो दिया ही हुआ है। तो तीनों का यूज़ से हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हेन डू वी से दैट द पावर कंज्यूम इन एन इलेक्ट्रिक 1 वाट, मतलब कब हम लोग बोलेंगे कि वो 1 वाट को कंज्यूम किया इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो क्या कब बोलेंगे, जब पावर कंज्यूम इज सेट टू बी 1 वाट व्हेन 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, मतलब जब 1 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो कंज्यूम करेगा गिवन 1 सेकेंड में। तो जैसे यहाँ पर लिखा हो P इक्वल टू E बाई टी, ये क्या आपका एनर्जी का टर्म है, मतलब 1 जूल पर सेकेंड, मतलब 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो 1 सेकेंड में यूज करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वाट बोलेंगे। समझ में आ रहा, तो पावर कंज्यूम इज सेट टू बी 1 वाट व्हेन 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम इन 1 सेकेंड इन द सर्किट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वाट बोलेंगे, ठीक है। एनर्जी पता है ना, वही एनर्जी जिसको हम लोग दे रहे हैं, वो पावर के पास है, पर वो किस मतलब एक गिवन टाइम में कितना वो एनर्जी को ट्रांसफर कर पा रहा है, वो उसका क्या हो जा रहा है, पावर हो जा रहा है। लेकिन वो सिंपल क्या बोल रहा है, हम लोग जानते हैं पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट होता है सिंपली, या फिर वाट होता है, वाट को ही हम लोग जूल पर सेकेंड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल। टाइम का क्या होता है, सेकंड, इंटरनेशनल यूनिट पे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SI इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। तो जूल पर सेकंड बोलो या फिर इसी को वाट बोलो, तो यही चीज़ बता रहा है। तो एक सिंपल डिफाइन बोल रहा है, अगर हम लोग पावर को 1 वाट कब बोल सकते हैं, तब देखिए 1 पावर मतलब 1 पावर इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड, हम इसको न्यूमेरिकल के बेसिस पे समझा रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे, जब 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा इन 1 सेकेंड में, तब ये बराबर 1 P हो जाएगा, मतलब 1 P मतलब 1 वाट। क्यों, क्योंकि पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो 1 जूल बाई 1 सेकेंड, इसको और अच्छा से यहाँ पर लिख दे रहे, 1 वाट इक्वल टू
1 जूल बाय 1 सेकेंड। ये आपका क्या हो गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। आपको डेफिनेशन याद भी नहीं करना पड़ेगा, आपको एक्सप्रेशन से ये याद चीज़ हो जाएगा कि क्या बोलेंगे, 1 वाट इज सेड टू बी 1 वाट व्हेन 1 जूल। देखिए यहाँ पर व्हेन 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम इन 1 सेकेंड इज सेड टू बी ए 1 वाट। ठीक है, तो उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर लिख दिए P इक्वल टू क्या पावर है, E इक्वल टू क्या एनर्जी है, T इक्वल टू टाइम है। लेकिन वर्क डन का बेसिस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ बता दे रहे हैं, वर्क डन का बेसिस पे पावर क्या आता है, W/T, मतलब वो कितना वर्क कर पा रहा है पर सेकेंड में। यहाँ पर भी वही चीज़ होता है, देखिए 1 जूल बाय 1 सेकेंड, वो वर्क डन का बेसिस पे हो रहा है। बट यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करके कुछ वर्क डन को करवा रहे हैं, लेकिन वो किस टाइम पे कर रहा है, गिवन टाइम पे, वो उसका बताता है पावर, जो इक्वल टू P इक्वल टू VI होता है। 3 एक्सप्रेशन हम लोग देखें यहाँ पर मैथमेटिकली, P बराबर V इंटू आई, एक होता है V स्क्वायर बाय आर, और एक तो I स्क्वायर R होता है। ये दिखा दिया आपको किस तरह से आया। सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आल्सो play an key role in extraction metal in the middle of the reactivity से justify this statement with 2 example। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह से एक रोल प्ले करता है किसमें, एक्सट्रैक्शन मेटल, मतलब मेटलर्जी का ये चैप्टर है, नॉन मेटल मेटल का है एनसीईआरटी में। इसमें आप लोग मेटलर्जी में अच्छे से पढ़िएगा किस तरह से रिडक्शन हर होता है, किस तरह से आपका ये इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, तो बस इसका क्वेश्चन का हम लोग को जवाब देना है। क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन मेटल दैट आर मॉडरेटली रिएक्टिविटी। देखिए आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में एक ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का, जो आपका ऊपर में होता है, जो सबसे टॉप में होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो मिडिल में रहता है वो मॉडरेट रिएक्टिव होता है, और जो नीचे होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो क्या बोल रहा है, जो मॉडरेट होता है मतलब बीच में होता है, मतलब मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज होता है, उसको कैसे कर सकते हैं, डिस्प्लेस फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय मोर रिएक्टिव मेटल, मतलब एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को कम वाले रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, और वो जो आपका कम वाला रिएक्टिव होता है उसको क्या करता है, वो अलग कर देता है, और वो मेटल हम लोग को गिवन मिल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, देखिए यहाँ पर पूछा भी गया, जस्टिफाई स्टेटमेंट विथ 2 एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल है, देखिए जिंक कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मतलब जिंक को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किस बेसिस पे, फ्रॉम कॉपर टू ऑक्साइड, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आपको पता है जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है ना, तो उसमें क्या होता है, जिंक जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जिंक और कॉपर ऑक्साइड का अगर रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देता है, क्यों, क्योंकि जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर, और फिर जिंक उसका प्लेस में ले लेता है, जिंक ऑक्साइड बन जाता है, और साथ में आपका और कॉपर को ये अलग कर देता है। हम लोग को जो गिवन मेटल है वो कॉपर मिल जाता है, क्या मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से उसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, किसका, मेटल का कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल, लेड कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेड ऑक्साइड बाय हीटिंग इट विद कार्बन। देखिए अगर मान लीजिए हम लोग को ऑक्साइड फॉर्म में लेड मिलता है, उसको अगर हम लोग हीट करते हैं ऑक्साइड बाय हीटिंग इट विद कार्बन, अगर कार्बन के प्रेजेंस में अगर उसको हीट करते हैं तो आपको जो कार्बन रहता है वो ना, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और लेड जो होता है वो आपका इंडिविजुअल हो जाता है किससे, ऑक्सीजन से। और ये जो मेटल है हम लोग का, ये जो PB है वो हम लोग को मिल जाता है, PB जो आपको अलोन चाहिए वो आपको मिल जाता है। क्यों, क्योंकि जब PBO को गर्म करते हैं कार्बन का प्रेजेंस में, तो कार्बन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, किस लिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है, इसीलिए PB जो होता है, PBO लेड ऑक्साइड, वो वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, और हम लोग को गिवन मेटल क्या मिल जाता है, PB मिल जाता है। तो ये वाला इसका इंपॉर्टेंस है किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, बाय एक्सट्रैक्शन द मेटल इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, हम लोग टॉप लेवल का मतलब ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग नहीं, ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल को हम लोग नहीं कर सकते, उसके लिए भी प्रोसेस होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, लेकिन जो मिडिल में आता है उसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच हैव मोर रिएक्टेड मेटल displace the less reactive metal in the solution. Okay, next question, why can metal high up in the reactivity series not be obtained by reduction of their oxide by, बोल रहा है देखिए यहाँ पर वही चीज़ सेम चीज़ आ गया है इसमें, मतलब उसी टॉपिक से रिलेटेड है कि बोल रहा है जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो आपका हाई अप में होता है, जो जिसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे यहाँ पर हो गया आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये इसका सभी का रिएक्टिविटी जो सीरीज है आपका रिएक्टिविटी सीरीज में ये सबसे ज़्यादा रिएक्टेड है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो इस लोग का हम लोग रिडक्शन क्यों नहीं कर सकते बाय देयर ऑक्साइड बाय कार्बन। तो ये क्या बोल रहा है, देखिए मेटल हाई अप इन द रिएक्टिव सीरीज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड बाय कार्बन बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण, ठीक है, दे आर मोर रिएक्टिव देन कार्बन, ये कार्बन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। देयर ऑक्साइड आर वेरी स्टेबल मीनिंग कार्बन इज नॉट रिएक्टिव इनफ टू रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम देयर, मतलब कार्बन को ये मतलब ये नहीं, कार्बन इज नॉट रिएक्टिव इनफ टू रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम देयर, मतलब इसका ऑक्सीजन को वो रिमूव नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि इसके पास अट्रैक्टिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, किससे, कार्बन से,
इसीलिए कार्बन उस ऑक्सीजन को वहाँ से ले नहीं पाता है ऑक्साइड फॉर्म से, वो गिवन मेटल का जो ऑक्साइड फॉर्म होता है उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि ये पांचों का जो रिएक्टिव है, मतलब रिएक्टिव नेचर वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए उसको रिमूव नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यूज़ नहीं कर पाते इन देयर ऑक्साइड बाय कार्बन इसको रिडक्शन नहीं कर पाता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द मेटल ऑक्साइड द मेटल में इवन रिएक्ट विद कार्बन और रिमेन अनचेंज, थोड़ा बहुत रिएक्ट भी होता है या फिर रिमेन अनचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एल्यूमिनियम है, यहाँ पर सोडियम है, आपका पोटेशियम है, फ्रॉम देयर ऑक्साइड दैट आर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन, दिस मेटल्स आर देयरफॉर एक्सट्रैक्ट यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। किस बेसिस पे रहता है वो, सॉल्ट बेसिस पे रहता है। जैसे कि आपका पोटेशियम क्लोराइड का रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड रहता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सारा आपका सॉल्ट फॉर्म में पाया जाता है। और फिर उसको रिएक्टिविटी सीरीज में जो आप मेटल है उसको फिर से इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जहाँ पर कैथोड और एनोड को रखा जाता है। फिर कैथोड और एनोड से हम लोग गिवन क्लोराइड मतलब गिवन सॉल्ट को अलग करते हैं और मेटल को अलग करते हैं जो काफ़ी रिएक्टिव है। इस तरह से हम लोग उसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग, इसको हम लोग ये नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते। क्यों? ये काफ़ी रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन से, इसीलिए ऑक्सीजन को ये मतलब छोड़ नहीं पाता, मतलब कार्बन इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता जिसके पास ऑक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन रहता है। क्यों? किस फॉर्म में? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, क्या बोल रहा है, एक दिया हुआ गिवन सर्किट में द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर सर्किट दिया हुआ, एक वोल्टेज भी लगा हुआ वोल्ट मीटर जो 15 वोल्ट का है, और आपका 4 गो रजिस्टर लगा हुआ। तो आपको दिख रहा है जो नीचे वाला है ये आपका, ये भी पैरेलल में है, दो रजिस्टर, ये भी। तो पैरेलल पे पहले इसको सिंगल में कर लेते हैं, फिर इसको सीरीज में, पहले इसको पैरेलल को एक रजिस्टर बना लेते हैं, फिर इसको भी एक कर लेते हैं, फिर इसको सीरीज में कंबाइन कर देते हैं। तो इसका हम लोग पैरेलल का क्या जानते हैं, 1/RP इक्वल टू क्या होगा, 1/60 प्लस 1/40। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 120 आएगा। तो 60 को 2 और 40 3 जा 120, क्या होगा 1/RP। ठीक है, तो फिर RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, RP हो जाएगा 120 बाई क्या 5 से कटेगा कितना बार में, 5 2 जा 10 और 5 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये 24 ओम हो जाएगा। फिर सेकंड वाला में क्या होगा, सेकंड वाला में क्या होगा 1/, थोड़ा हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे ये चीज़। ठीक है, तो क्या होगा 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, इसको एलसीएम ले रहे हैं, कितना हो रहा है 30, तो 3 + 2, तो इसको फिर चेंज कर दे। क्यों? क्योंकि ये 1/RP का वैल्यू है, तो हमको RP चाहिए, मतलब RP चाहिए। तो क्या हो जाएगा 30 बाई क्या हो जाएगा 5, तो कैसे कटेगा, तो कितना 6 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 ओम। तो इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 24 और 16, टोटल कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस R कितना हो गया 24 ओम प्लस 6 ओम, मतलब क्या हो गया 30 ओम हो गया। तो ये टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया 30 ओम हो गया। तो हम लोग क्या बोला था, तो पहला द टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस आंसर आ गया। तो क्या पहला का आंसर क्या हो गया 30 ओम हो गया, क्या हो गया 30 ओम हो गया। सेकंड वाला क्या बोला, द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्सेज, टोटल करंट पूछ रहे, तो हम लोग करंट का ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं, V = IR। तो V का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया, V का वैल्यू 15 दिया हुआ, तो 15 को हम लोग उतार दिए यहाँ पर लिख लिए, और I तो निकालना है, और R का वैल्यू 30 है। तो 15 का टेबल में 30 कटेगा 2 बार में, तो I का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 1/2 क्या आ जाएगा 1/2, ये एम्पायर आ गया, ये इतना करंट हो गया। मतलब करंट यहाँ पर कितना आ गया, द टोटल करंट हाफ एम्पायर, मतलब 0.5 एम्पायर आ गया, या फिर इसी को 1/2 एम्पियर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन क्या रहा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, क्या मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, मतलब इस वाला रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोल रहा है। तो हम लोग क्या जान देंगे, इसका कितना आया था हम लोग का, आपका तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था, इसका आया था आपका 6 ओम, कितना आया था 6 ओम। तो यहाँ से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल अकॉर्डिंग टू क्या ओम्स लो, V = IR। तो हम लोग को V निकालना है, करंट तो पूरा सर्किट में सेम रहेगा, कितना आएगा सेम 1/2, R कितना है, इस वाला सर्किट में R कितना है जी, जो ये 6 ओम है, इसमें कितना आया था 24 ओम आया था 24। इनको कॉम्बिनेशन पैरेलल किए, दोनों का सम कर लिया। यहाँ पर जो सम किए थे ना, ये आपका ये में किए थे सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन में किए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, V = ये 2 का ये में कट जाएगा 3, तो मतलब V = कितना आ जाएगा 3, मतलब वोल्टेज कितना आ गया जी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 3 वोल्ट आ गया, कितना आ गया 3 वोल्ट। तो इसका आंसर भी हम लोग को मिल गया तीसरा वाला का। ठीक है, कितना
3 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गया। पहले क्या किए, दोनों को पैरेलल था, दोनों को इंडिविजुअल निकाले, पैरेलल को एक कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाले, दोनों का ऊपर वाला नीचे का आया 24, ऊपर का आया 6, फिर दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में एडअप किए तो कितना आया 30 ओम आया। 30 ओम के थ्रू हम लोग को करंट निकालना था और वी का वैल्यू 15 दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू 15 लिखे, आई को निकालना था, आर इक्वल टू 30 लिखे, तो आपका क्या हो गया, हाँ आर इक्वल टू 30 लिखे, 30 पे तो मतलब 2, तो 2 इक्वल टू हाफ आ गया। देखिए यहाँ पर सब कर दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हाफ 1/2 आ गया, हाफ आ गया 1/2, इसको 0.5 एम्पेयर भी बोल सकते हैं, 0.5 एम्पेयर भी। ठीक है, उसी तरह से सेकंड व थर्ड वाला में क्या निकालने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर, इसका रजिस्टर में कितना आया था 6 ओम आया था, उसी तरह ओम्स लॉ का यूज़ किया, यहाँ पर बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। व्हाट आर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या होता है, तो आपको पता है क्रोमोसोम क्या होता है, जो हम लोग का सेल होता है, हम लोग क्या है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो हम लोग के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये सारा चीज़ पाया जाता है। कौन सा, न्यूक्लियोटाइड्स में क्रोमोसोम होता है, जीन होता है, डीएनए होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं क्रोमोसोम होता क्या, क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, मेड अप ऑफ डीएनए और प्रोटीन, ये किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, कौन, क्रोमोसोम। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक लिखे भी है, डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है, और जीन के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, और क्रोमोसोम के अंदर जीनोम पाया जाता है, जो फाइनल आपका इनहेरिटेज आपका कोड होता है। ठीक है, ये जीनोम कहलाता है, जीनोम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये क्रोमोसोम पता चल गया, क्रोमोसोम कहाँ होते हैं, यहाँ पर डी सबसे बेसिक क्या है, डीएनए, डीएनए से जीन बनता है, और जीन के बाद क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के बाद जीनोम बनता है। ठीक है, दे कैरी जीन्स विच कंटेन हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, ये क्या कैरी करता है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में ये क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है, कौन चीज़ का, कोड का, ताकि वो ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन होता है ना, तो वो कोड करता है कि भाई इसके पास कुछ प्रॉपर्टी जो पापा और मम्मी के पास है, वो चल सकता है, दौड़ सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है, रो सकता है, वो सारा प्रॉपर्टी जो आपका जीन में कोडेड रहता है उसको ट्रांसमिट करता है। ठीक है, कौन करता है जी, ये जीन करता है क्रोमोसोम के थ्रू से। ठीक है, देखिए जैसे बता दें डीएनए होता है बेसिक स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर तो पता ही आपको, फिर ये आपको इसको खींचेंगे तो जीन बनता है, और फिर जीन से आपका जीन को अगर और खींचेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो रहेगा उसको क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम से मतलब लास्ट प्रोडक्ट क्या रहता है, जीन रहता है। ठीक है, जीनोम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो दैट द नेचर और पोजीशन रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स। वहाँ देखिए यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का इमेज के बारे में पूछा गया, दो इसका कंडीशन देगा, एक इन्फिनिटी, इसका तो 2 ही इमेज हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं, एक एट इन्फिनिटी और एक बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ठीक है, इसका 2, एक इन्फिनिटी, देखिए कोई जब हम लोग ये पता है आप लोग को, ये जो आपका होता है अगर मान लीजिए ये आपका कॉनकेव होता है, जब इसका पॉलिश सरफेस क्या होता है, बाहर की ओर होता है, क्या होता है, पॉलिश और बाहर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होता है आपका, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होता है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका कॉनकेव, ये हो गया आपका कॉनकेव, और कॉन्वेक्स में क्या होता है आपका, पॉलिश सरफेस किधर होता है, अंदर की ओर होता है, इनवर्ड। ठीक है, ये इसका पॉलिश सरफेस क्या है, आउटवर्ड है, और इसका पॉलिश सरफेस क्या है, इनवर्ड है। ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आउटवर्ड है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, किसका, कॉन्वेक्स का, ये किसका, कॉनकैव का। ठीक है, तो बट यहाँ पर पूछा क्या, कॉन्वेक्स का पूछा गया आपका इमेज फॉर्मेशन, तो आपको 2 ही इमेज इसके बारे में बताया गया, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, तो देखिए इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो आपको पता है कॉन्वेक्स जो होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो इसको ये डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज के बाद हम लोग यहाँ पर अगर एपियर्स करते हैं, मतलब लगता है कि वो जो डाइवर्जिंग रे है वो फोकस से होकर आ रहा, तो यहाँ पर इसका इमेज बनता है जो पॉइंट साइज का होता है, क्या होता है, पॉइंट साइज का होता है। और ये पता है आपको कॉन्वेक्स क्या बनाता है हमेशा इमेज, वर्चुअल बनाता है, क्या बनाता है जी, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ क्या होता है, इरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है, और ये काफ़ी छोटा होता है, इसीलिए इसको पॉइंट साइज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पॉइंट साइज, क्या बोला जाता है, पॉइंट साइज। समझ में आ गया, जो कॉन्वेक्स द्वारा इमेज बनाता था वो फोकस पे बनाता था, जब कोई इन्फिनिटी में रहता है, क्या रहता है, इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट रहता है, तो उसका इमेज जो बनता है वो कहाँ बनता है, फोकस में बनता है। और कॉन्वेक्स द्वारा कैसा इमेज बनाया जाता है, वर्चुअल बनाया जाता है। वर्चुअल हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, जैसे आपका रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, उसी तरह वर्चुअल क्या होता है, इरेक्ट। और ये जो इमेज होता है आपका फोकस में वो एकदम छोटा सा होता है, जिसको बोलते हैं पॉइंट साइज। क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज। तो पहला आंसर आपको मिल गया। दूसरा क्या है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में, पोल आपको पता है कहाँ होता है, एकदम बीच में होता है, अपर्चर का बीच में पॉइंट होता है। ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस को मीटअप करता है। ठीक है, तो पोल और कहाँ पर रख रहा, मतलब इन्फिनिटी के बीच में, मतलब मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मान लो क्या दिख ही रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट गया, और आपको पता है इसका नेचर क्या, कोई रे ऑफ लाइट जाएगा, लेकिन तो वो क्या करता है, इसको डाइवर्ज कर देता है। तो डाइवर्ज कर दिया, मान लेंगे इसको सी के, मतलब मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर
के वहाँ टकराया, फिर वहाँ से वापस आ गया, तो हम लोग को लगेगा कि ये सी से ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी सी से लाइट आता है वो सी से ही वापस चल जाता है। दोनों के बीच में जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ आपका रिफ्लेक्टिंग, वो दोनों जीरो होता है सी से। क्यों? क्योंकि सी से कोई भी रे ऑफ लाइट जाएगा तो सी में ही वापस चले जाता है। ठीक है, तो ये सी हो गया। और दूसरा मान लीजिए हम लोग एफ से निकाल रहे हैं और हम लोग एफ मतलब पैरेलल जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो लगेगा वो फोकस से होकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है। और दोनों जहाँ मीट करता है तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? वर्चुअल होता है। क्या होता है? वर्चुअल। और क्या होता है? वर्चुअल का प्रॉपर्टी क्या है? इरेक्ट होता है। क्या होता है? इरेक्ट। साथ में क्या होता है आपका? इरेक्ट होता है, साथ में ये आपका क्या बनता है? छोटा बनता है। ठीक है, ठीक है, छोटा इमेज बनता है, स्मॉल इमेज बनता है। पॉइंट साइज से थोड़ा बड़ा रहता है, आपका मैग्नीफाई नहीं रहता है, स्मॉल इमेज बनता है। ठीक है, और इसी का तो यूज किया जाता है आपका साइड व्यू में। किस में? साइड व्यू में। व्हीकल्स का जो साइड व्यू होता है, साइड व्यू देखने के लिए इसी इमेज का फॉर्मेशन का वो लोग यूज किया जाता है। ठीक है, तो दोनों देख लिए, एक को इन्फिनिटी में रखे और एक को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखे। तो इस केस में पॉइंट साइज का इमेज बना जो कि फोकस में बना, और इस बार इमेज जो बना फोकस और पोल के बीच में बना, जो क्या हुआ? वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल साइज का बना। क्या बना? स्मॉल साइज का। ठीक है, तो समझ में आ गया। कॉन्वेक्स के 2 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इमेज का, और कॉनकेव का 6 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा कॉनकेव का कौन सा प्रॉपर्टी में हम लोग को इमेज जो होता है वो वर्चुअल मिलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पता कॉनकेव दोनों इमेज बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है और रियल भी बना सकता है। एक केस में, किस केस में हम लोग कॉनकेव का आपका वर्चुअल इमेज मिलता है? जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, किसके बीच में रखा जाता है, जब तब हम लोग को इमेज जो होता है वो वर्चुअल मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह आपका पूरा 5 ईयर आपका क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो पूरा इस चैनल पे कराया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। ठीक है, और साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।